नमस्कार दोस्तों, एएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी का जो चैप्टर है जीवों में विविधता यानी कि डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। जिसमें मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जब तमाम अटकलें या तमाम प्रयासों के बाद में जीवों का विभेदीकरण नहीं हो पाया, उनका विभाजन नहीं हो पाया, तब अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटकर और कार्ल वोक्स, ये तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर के जो पंच वर्गीकरण है उस सिद्धांत को दिया। अर्थात इन्होंने पूरे जीवों को 5 भागों में बांटा था, जिसके विषय में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। जो इसमें पहला आपका जो था वो क्या था? मोनेरा। पहला क्या था? मोनेरा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। दूसरा क्या था? दूसरा हमारा था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। अगला हमारा था फंजाई, इसकी भी हमने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट हमारा है प्लांटी, और प्लांटी के बाद में आपका है एनिमेलिया। एनिमेलिया, देखिए इनमें से तीन के विषय में तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लांटी पे, यानी कि जो वर्गीकरण के जो 5 आधार हैं या 5 जो प्रकार हैं वर्गीकरण के, उनमें से आज हम चौथे नंबर पे चर्चा करेंगे। चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने कहा था आपको कि आज इसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी की 3 चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। देखिए, बात करें प्लांटी की। प्लांटी मीन्स ये होता है पादप जगत, यानी कि पेड़ पौधों की दुनिया। इसके विषय में हमें समझना है। देखिए, पादप जगत की बात करें तो पादप मतलब वे जो क्लोरोफिल लेकर के, क्लोरोफिल या इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की मदद से ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना भरण पोषण खुद से कर ले। तो पादप जगत के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लियर है? अच्छा, लेकिन अब हमें ये देखना है कि पादप जगत में कितने प्रकार के पादप होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। इसको भी अब सब डिवाइड किया जाएगा। मैंने क्लास में आपको बताया था कि जब भी किसी जीव का वर्गीकरण किया जाता था कुछ ना कुछ दिक्कत आती थी। इसलिए जब इन 5 प्रकार को रखा गया, साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इनके अंदर भी कुछ न कुछ आधार मान के फिर से वर्गीकरण किया जाएगा। तो पादप जगत को सबसे पहले ये कहा गया कि इनके विभेदन और विकसित, यानी कि ये किस प्रकार से विकसित होते हैं, साथ ही साथ इनमें विभेदन कैसा होता है, अभी हम समझाएंगे आपको विभेदन क्या होता है। इस आधार पे पौधों को बांटा गया। किसके आधार पे? विभेदन के आधार पे। फिर विशिष्ट ऊतक के आधार पे। अब ये विशिष्ट ऊतक क्या क्या है? विशिष्ट ऊतक मतलब खाना पहुंचाने वाला जो काम करता है, उस आधार पे बांटा गया। और इसके बाद लास्ट में बांटा गया बीज धारण क्षमता। बीज धारण क्षमता मतलब ये होता है कि किन पौधों में या किन पादप वर्ग में बीज होता है, किन में नहीं होता। इस आधार पे भी इनको बांटा गया। तो अब सोचिए, आप पादप जगत को 3 में फिर से बांटा गया। अब इसको हम ध्यान से समझेंगे और एक एक चीज को अच्छे से निपटाएंगे। देखिए, पहला हमारा है थैलोफ्राइटा। क्या है? थैलोफ्राइटा। अब देखिए, एक एक चीज को हम ध्यान से समझेंगे। थैलोफ्राइटा की बात करें, थैलोफ्राइटा पहली चीज ये है कि इनमें या इस प्रकार के पौधों में कोई विभेदन नहीं होता। विभेदन मीन्स आप पौधे को देख के बता ही नहीं पाएंगे कि इसकी पत्तियां कहाँ है, इसका तना कौन सा है, इसका जड़ कौन सा है। इतना छोटा होता है। जैसे आप अगर आप कभी किसी तालाब में देखें या जहां पानी ज्यादा बहता रहता है तो वहां काई जम जाती है। काई वो यही है। ठीक है, तो थैलोफ्राइटा में जो चीजें या जो पादप कहाँ होते हैं? जल में। ये पादप कहाँ विकसित होते हैं? जल में। इनमें विभेदन होता ही नहीं है। विभेदन मीन्स ये है कि ना तो आप पत्ते की पहचान कर पाएंगे,
ना तो शाखाओं की, ना तो तना की, ना तो जड़ की, बस आपको लगेगा कि हाँ हरा हरा कुछ है। तो ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके थाइलोफ्राइटा। कौन से होते हैं? थाइलोफ्राइटा, जिसमें विभेदन नहीं होता, और ये साथ ही साथ विभेदन नहीं होने के साथ ही साथ ये जल में होते हैं। एक चीज और ध्यान रखे रहेगा, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं शैवाल। क्या कहते हैं? शैवाल। कुछ उदाहरण है, जैसे उदाहरण में आपका है कारा, अलवा, काला अरवा, अलवा, यूलोथ्रिक्स। देखिए ये नाम बड़े भयंकर भयंकर है, तो नाम से आपको कोई खास मतलब नहीं है, और ना ही एग्जाम में आता है। मेन तो आपसे यही पूछता है कि शैवाल किस जगत में आता है। तो शैवाल पहले तो आएगा पादप जगत में, और पादप के बाद आएगा प्लांटी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो थैलोफ्राइटा की क्या पहचान है? थैलोफ्राइटा की पहचान ये है कि इस पादप वर्ग के पौधों को हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि किसमें जड़ है, किसमें तना है, किसमें क्या है। इस आधार पे हम इनको अलग कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जल में विकसित होते हैं और इनका विभेदन संभव नहीं है। ये आप ध्यान रखे रहेगा, ठीक है। अच्छा, थैलोफ्राइटा के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है बायोफ्राइटा, ठीक है। देखिए इसलिए हम एक टेबल के अनुसार आपको बताते हैं, यही सब समझ जाएंगे। देखिए बायोफ्राइटा, अब देखिए हम बायोफ्राइटा के विषय में समझते हैं, या बायोफ्राइटा। बायोफ्राइटा में देखिए क्या होता है, इस प्रकार के पादप उभयचर होते हैं। पहला, उभयचर मतलब ये होता है कि इनकी उत्पत्ति जल में भी हो सकती है, जमीन पर भी हो सकती है। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखे रहिएगा, इन पादप में तना और पत्तियां तो नहीं होती, तना और पत्ती नहीं होता, लेकिन इसी रूप में पौधे का विकास होता है। यानी कि पूरा पूरा तने के फॉर्म में ही पौधा रहेगा, या पूरा पूरा पत्ती के फॉर्म में पौधा रहेगा, ठीक है। तो अंतर समझिएगा। देखिए यहां क्या था, यहां तो कुछ क्लियर ही नहीं था, लेकिन इसमें तना या पत्ती के फॉर्म में ही हमारा पौधा देखने को मिलता है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें या इस प्रकार के पौधे में कोई ऊतक नहीं होता, कोई भी ऊतक नहीं होता, अर्थात भोजन के लिए, जल के लिए, खनिज लवण के लिए, इनमें संवहन के लिए कोई भी विशिष्ट प्रकार का ऊतक नहीं होता, या कोई भी विशिष्ट प्रकार का ऊतक इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जल का, भोजन का संवहन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ऊतक नहीं होता। तो देखिए यही तो है, विशिष्ट प्रकार का कोई ऊतक इसमें नहीं होता, ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें तो इसमें दो उदाहरण आपको मिलते हैं, एक मांस पौधा है और एक मार्केशिया, ठीक है। मार्केशिया तो पौधे ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम ध्यान रखना, ये आप ध्यान रख रहे, बस इनके प्रकार को आप समझे रहिएगा और इनमें क्या खासियत होती है ये, ठीक है। अच्छा, बायोफ्राइटा के बाद बात करें हम टेरिडोफ्राइटा। देखिए टेरिडो या टो है, टेरिडोफ्राइटा। अब देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए पहला प्रकार यहां पे आ गया, दूसरा यहां आ गया, तीसरा यहां आ गया। तीसरा वाला यहां क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनमें भी विशिष्ट ऊतक का रोल होता है। देखिए इस प्रकार के पेड़ पौधों में तना भी होता है, जड़ भी होती है, पत्ते भी होते हैं, और साथ ही साथ इनमें भोजन के संवहन के लिए ऊतक भी होते हैं। भोजन के संवहन के लिए इनमें ऊतक भी पाए जाते हैं, ठीक है। टेरिडोफ्राइटा में जड़, तना, पत्ती सब एकदम स्पष्ट रूप से होता है। उसके साथ ही साथ इसमें विशिष्ट प्रकार के ऊतक भी पाए जाते हैं, जो खनिज लवण, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में मदद करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में मदद करते हैं। इसको आप ध्यान रखे रहेगा, ठीक है। जैसे मार्सिलिया, फर्न, ये सब कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान रखे रहेगा। फर्न, अब मोटा मोटा एग्जाम्पल समझ लीजिए, फर्न। क्लियर हो गई? यहां तक की बात क्लियर हो गई आपको? ध्यान समझे रहेगा। देखिए थैलोफ्राइटा, बायोफ्राइटा, टेरिडोफ्राइटा, थैलोफ्राइटा, बायोफ्राइटा, टेरिडोफ्राइटा, ठीक है। इन तीनों में
अब देखिए ध्यान समझिएगा, इन तीनों में या इस प्रकार के पौधों में, इन प्रकार के पौधों में बीज नहीं होता। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड। इस प्रकार के पौधों में जो आपका बीज की बात, बीज तो नहीं होता, जैसे इन प्रकार के पौधों में बीज नहीं होता कह लीजिए, या इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं होती। बीज उत्पन्न करने का क्षमता मतलब है ये है कि अपनी पीढ़ी चलाने की या नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, जिसके वजह से इनको कहा जाता है क्रिप्टोगेमी। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेमी। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी मीन्स ये होता है बीज उत्पन्न की नहीं क्षमता। ठीक है, बीज उत्पन्न नहीं करते, ये बीज उत्पन्न नहीं करते। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ जाए। अब देखिए टेरिडोफ्राइटा में ही कुछ पौधे होते हैं जो बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, टेरिडोफ्राइटा में ही कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बीज उत्पन्न करते हैं, उनको बोलते हैं फेनेरोगेमी। क्या बोलते हैं? फेनेरोगेमी। क्या बोलते हैं? फेनेरोगेमी। जो बीज उत्पन्न करते हैं, या आप कह सकते हो जो जनन क्रिया को दिखाते हैं या जो जनन करते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टोगेमी, फेनेरोगेमी क्लियर हुआ आपका? टेरिडोफाइटा में ही आता है। टेरिडोफाइटा में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीज धारण की क्षमता नहीं रखते, उनको हम कहते हैं क्रिप्टोगेमी। फेनेरोगेमी की बात करें तो ऐसे पौधे जो क्या जनन क्षमता दिखाते हैं और बीज उत्पन्न करने की क्षमता भी रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं फेनेरोगेमी। क्लियर हुआ यहां तक आपका? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार के बारे में। चौथा नंबर देखिए, अगला हमारा है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म या स्पर्मा। ठीक है, देखिए अब जिम्नोस्पर्म की बात कही जाए, जिम्नोस्पर्म वे होते हैं, जिम्नो मतलब होता है, देखिए जिम्नो मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। जिम्नो मतलब होता है नंगा, नंगा या नग्न, और स्पर्मा मतलब होता है बीज। यानी कि ऐसे पादप वर्ग, ऐसे पौधे जिनके बीज नंगे होते हैं। नंगे मतलब होता है कि उनके ऊपर कोई चड्डी उड्डी नहीं होती, कोई कपड़ा नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम जिम्नोस्पर्म। जैसे सदाबहार वन जो होते हैं, रोडबुश वगैरह या साइकस वगैरह, इसके पौधे जो होते हैं ये क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म। यानी कि इनके बीज के चारों तरफ कोई लोअर कोई पैंट नहीं होता, कोई चड्डी वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? नग्न बीजी। अब इसके बाद में अगला आपका आता है एंजियोस्पर्म। देखिए अगला जो पांचवा नंबर है वो है एंजियोस्पर्मा। ठीक है, देखिए ये एंजियोस्पर्म, इनमें क्या होता है? एंजियोस्पर्म में क्या होता है? बीज उपस्थित होते हैं या बीज अंदर होते हैं। ठीक है, अंदर मतलब एक बॉक्स या बीज चोल बना होता है, इनमें तो बाहर होते हैं, इसमें क्या होता है? बीज चोल खपड़वा के अंदर रहते हैं, मतलब लक्स की चड्डी पहने रहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। जैसे अगर इसकी बात करें तो आप कोई भी ले लीजिए, जैसे आम का पेड़ ले लीजिए, आम के बाद में आप कह सकते हो कि ये क्या कहते हैं, अनार का ले लीजिए, ये सब क्या होते हैं? अंदर होते हैं। ठीक है, बीज इसका अंदर होता है, अनार नहीं, आम का एकदम बेस्ट है, क्योंकि आम का खपड़वा फोड़ेंगे आप तो आप उसमें से निकलता है, कुसली जो होती है। और उसके साथ साथ आम के साथ साथ आप जामुन ले सकते हैं, जामुन को भी फोड़ेंगे तो उसको वहां से बीज निकलता है। नीम का पेड़ लीजिए, ये सब क्या है? ये सब एंजियोस्पर्म है। क्या है? एंजियोस्पर्म है। ठीक है, क्या है? एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नग्न बीजी पौधे, और एंजियोस्पर्म भी ग्रीक वर्ड है। एंजियो मतलब होता है अंदर और स्पर्म मतलब बीज, तो जो बीज अंदर होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखिए क्लियर, यहां तक पूरा टॉपिक क्लियर हो गया आपका? कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है, देखिए एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं। पादप जगत को जब बांटा गया तो ये देखा गया कि कुछ पादप होते हैं जो विकसित ही नहीं होते, उनका विभेदन संभव ही नहीं है,
मतलब ना तो जड़ होगा, ना तो तना होगा, ना तो पौधा होगा, कुछ नहीं, सॉरी ना तो पत्ता होगा, तो उनको हम कहते हैं थाइलोफाइटा। ठीक है, और ये जल में होते हैं। उसके बाद में आता है ब्रायोफाइटा। इसमें विकसित तो होते हैं लेकिन या तो तने के रूप में या तो पत्ते के रूप में, इनको कहते हैं ब्रायोफाइटा। तीसरा टेरिडोफाइटा आता है जिसमें तीनों होती है, जड़ तना फूल पत्ती सब होता है। अब इनमें भी अगर बीज बनाने की क्षमता नहीं है तो उनको हम कहते हैं क्रिप्टोगेमी। बीज बनाने की क्षमता है तो उनको कहते हैं फेनरोगेमी। अब बीज बनाने की क्षमता के आधार पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे पादप जगत जिनके जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, खुले रहते हैं या बाहर रहते हैं, पौधे के बाहर रहते हैं और फल के बाहर रहते हैं। अब ये इनकी बात कही जाए तो ये फल के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बीज के आधार पे इनको एक पत्र बीजी, एक बीजी पत्र या एक पत्र बीजी और द्विपत्र, द्विबीजी पत्र, ये ठीक है, द्विबीजी पत्र। अब ये एक बीजी द्विबीजी क्या है, जैसे आप धान को ले लीजिए, धान आप निकालेंगे, चावल ऐसे मोटा सा रहेगा। वहीं आप अगर धान या जैसे सरसों ले लीजिए, सरसों, तो सरसों को आप ऐसे दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सरसों का बिया हो गया, बन भी नहीं पा रहा है यार, देखो ये सरसों का बिया हो गया और ये धान का। धान को आप दो टुकड़ों में बांट नहीं सकते, सरसों को आप दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो जिन 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 बीज में या जिन जिन पेड़ पौधों में उनके बिया को, उनके बीज को दो भागों में आराम से डिवाइड कर दिया जाए उसको कहते हैं द्विबीजपत्री, और जिनको नहीं किया जाए उनको कहते हैं एक बीजपत्री। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा प्लांट जगत। इससे अतिरिक्त आपको क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में, यहां तक अगर आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ साथ हमने देख लिया, जितना एनसीईआरटी बुक में था उसको भी हमने कवर कर लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे जो हमारा अगला प्रकार है विभाजन का, एनिमेलिया के विषय में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये चीज पढ़ने के बाद में हम लोग एनिमेलिया जो चैप्टर है उसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, चलिए अब हम क्या करते हैं, एनिमेलिया के विषय में हम समझते हैं। कैमरा थोड़ा सा देख ले, रुक जाइए 2 मिनट, उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, एनिमेलिया की बात करें, एनिमेलिया, अब इसमें क्या होता है, देखिए प्लांट यानी कि हमने पेड़ पौधों के विषय में भी चर्चा कर लिया। अब एनिमेलिया जो संघ है, इस संघ में छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जल में रहने वाले, स्थल पे रहने वाले, जमीन पे रहने वाले, कीड़ा सांप बिच्छू, सब के सब इसमें आते हैं। ठीक है, सबके सब, इसलिए बहुत बड़ा संघ होता है ये, बहुत बड़ा। इसमें घोंघा, ये वो फलाना ढिमकाना, सबके सब इसमें आते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं एनिमेलिया की। देखिए, एनिमेलिया की बात करें तो सबसे पहले ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक कहने का मतलब ये है कि इनमें केंद्रक होता है। उसके बाद में ये बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब एक कोशिका वाला नहीं है ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, अब देखिए ये चलायमान होते हैं। चलायमान मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह पे ये आ जा सकते हैं। इनको भी मैंने अभी आपको बताया, जैसे प्लांट को हमने सब डिवीजन किया था, ऐसे ही एनिमेलिया को या एनिमोलिया को भी सब डिवाइड किया जाता है या अलग अलग तरीकों से इनको बांटा जाता है। अब ये आधार क्या होता है, जैसे इनकी शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना से मतलब ये है इनकी बनावट कैसे होती है, उस आधार पे, प्लस विभेदन की आधार पे, क्या इनकी बॉडी में भी कुछ होता है ऐसा उल्टा पुल्टा, उस आधार पे भी इनको हम कई भागों में बांटते हैं। ठीक है, शारीरिक संरचना और विभेदन के आधार पे हम एनिमेलिया संघ को भी कई प्रकार से बांटते हैं। अब एक एक संघ को हम पढ़ेंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ध्यान देखिएगा, बहुत चैप्टर ये बड़ा लेंदी लगता है। लेंदी से लगता है ना कि अगर आप सटीकता से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन किसमें था।
तो पागल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आराम से एक एक चीज को अच्छे से हम समझेंगे और चीजों को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और एनीमिलिया के सभी प्रकारों को हम अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं या अच्छे से समझते हैं। देखिए पढ़ रहे हैं हम एनीमेलिया, एनीमेलिया, मात्राओं पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। देखिए पॉइंट पे चलिएगा। देखिए एनीमेलिया की पहले प्रकार की बात करें तो होता है पोरीफोरा, पोरीफोरा, पोरीफोरा होता है, ठीक है। रुकिए देख ही लेते हैं पोरीफोरा पोरीफेरा। देखिए अच्छा हाँ सही है, पोरीफेरा होता है, ठीक है, फोरा नहीं फेरा है। देखिए पोरीफेरा, अब देखिए नाम से ही लग रहा है पोरीफेरा मतलब फोड़ी फोड़ा, है ना। और जहां फोड़ी फोड़ा होगा वहां चोट ज्यादा लगेगी, चोट ज्यादा लगेगी मतलब शरीर में छेद ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार के जीवों का जो शरीर होता है वो छिद्र युक्त होता है। छिद्र युक्त शरीर, छिद्र युक्त शरीर से मतलब ये है कि इनकी बॉडी में इनका जो नाल होता है, आहार नाल होता है, पूरा छिद्र युक्त होता है, मतलब एकदम छेद रहता है। और इसी छेद की मदद से या इसी छेद की मदद से आप कह लीजिए ये सांस लेते हैं। सांस लेने के साथ साथ ये संवहन की क्रिया भी करते हैं। संवहन की क्रिया के साथ साथ ये भोजन ग्रहण भी इसी माध्यम से करते हैं। हवा वगैरह भी इसी माध्यम से लेते हैं। यानी कि जो पोरीफेरा संघ के जीव हैं, जो पोरीफेरा में जो जीव आते हैं, वे जीव सबसे पहली चीज छिद्रयुक्त इनकी बॉडी होती है। छिद्रयुक्त बॉडी के साथ साथ इनकी बॉडी का जो काम होता है जैसे भोजन ले आना, ले जाना, खाना पीना, ये सब इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन हो गया, भोज्य पदार्थ हो गया, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। ये सब क्या होता है, इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। और इनका जो शरीर होता है, चूंकि छिद्रयुक्त शरीर है, अब कोई इसे पकड़ लेगा टप से मर जाएंगे ना, इसलिए इनका शरीर जो होता है एक बाहरी आवरण से या बाहरी कंकाल से घिरा रहता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, मतलब बहुत पतले कंकाल से, जैसे भेड़ुआ वगैरह हो गए, इसका घिरा रहता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक। तो पोरीफेरा में छिद्रयुक्त शरीर होता है, पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि इनका जो शरीर होता है वो बाहरी आवरण से घिरा होता है। साथ ही साथ ये ध्यान रखे रहेगा ये स्पंजी होते हैं। स्पंजी मतलब दबा देंगे तो पच से दब जाएंगे, ठीक है। अगर उदाहरण की बात करें तो एक साइकान है और स्पंजी है, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, बहुता ये समुद्र में होते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पंजी होती है। यहाँ पे ध्यान रखे रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो शाइकान, एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो शाइकान, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला टर्म है उसको हम समझते हैं सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा, देखिए अगला है हमारा सिलेंट। जो जीव होते हैं, पहली बात ये जलीय जीव है। क्या है भैया, ये जलीय जीव होते हैं, ठीक है। जलीय जीव होते हैं। इनके शरीर में गुहा पाई जाती है। गुहा मतलब होता है गुफा टाइप का। इनके शरीर में गुहा पाई जाती है। इनका शरीर दो प्रकार के आवरण से घिरा होता है, एक बाहरी आवरण और एक आंतरिक आवरण। आंतरिक आवरण, ये जीव समूह में भी रहते हैं, जैसे समूह में कोरल जो जीव होते हैं वो समूह में रहते हैं। और ये एकाकी भी रहते हैं। एकाकी मतलब अकेले, जैसे हाइड्रा, ये खूब पूछता है, ठीक है। हाइड्रा के बाद में जेलीफिश, तो जेलीफिश और हाइड्रा ये सिलेंट्रेटा वर्ग के हैं। और ये समूह में भी रह सकते हैं और अकेले भी। समूह में रहेंगे तो कोरल कहा जाता है, एकाकी रहेंगे तो इनको हाइड्रा कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो वर्ग है एनीमेलिया का, अगला जो वर्ग है वो है हमारा प्लेंटी हेलमेंथीज। अब देखिए ये जो प्लेंटी हेलमेंथीज होते हैं,
इनकी जो शरीर रचना होती है या जो इनकी शरीर की बनावट होती है वो थोड़ी सी जटिल होती है अपेक्षाकृत इन दोनों के। इनकी जो शरीर की रचना त्रिकोरक होती है, त्रिकोरक। त्रिकोरक मतलब इनका जैसे मान लीजिए अगर ये मुंह है तो ये पेट ऐसे पतला रहेगा, ठीक है, ये हिस्सा, फिर ये मोटा वाला हिस्सा, फिर ये पतला वाला हिस्सा, ठीक है, जैसे लीवर ल्यूक होता है, लीवर पुल होता है, ठीक है। देखिए त्रिकोरक संरचना होती है, साथ ही साथ इनके शरीर की दाएं भाग की बनावट बाएं भाग के बराबर होती है, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए बॉडी है तो बॉडी का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि इनके दाएं भाग की बनावट इनके बाएं भाग की बनावट के बराबर होती है, ये आप ध्यान रखे रहेगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखे रहेगा कि इनका जो एक शरीर की जो बनावट होती है त्रिकोरक होती है। त्रिकोरक मतलब इनका जो ऊतक होता है 3 कोशिकीय अतरों से बना होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखे रहेगा। अब इसके बाद में इनमें जो जीव होते हैं इनका जो शरीर होता है वो चपटा होता है, ठीक है, चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे जीव भी कहा जाता है। कौन से जीव? चपटे जीव। जैसे एक एग्जांपल है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया और लीवर फ्लूक, ठीक है, लीवर फ्लूक। तो प्लैंटीहेल्मिन्थीज क्या होते हैं? प्लैंटीहेल्मिन्थीज की रचना थोड़ी सी जटिल होती है। त्रिकोरक मतलब लगभग तिकोने टाइप इनका शेप होता है और बाएं साइड की संरचना दाएं साइड के लगभग इक्वल होती है, ये ध्यान रखे रहिएगा। और साथ ही साथ इनका जो शरीर है, इनके शरीर का जो ऊतक है वो त्रिकोशिकीय ऊतकों से मिलकर बना होता है, जिसमें बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना भी सम्मिलित होती है। उदाहरण की बात करें तो प्लेनेरिया और लीवर फ्लूक, ठीक है, लीवर फ्लूक, ये आप ध्यान रखे रहेगा। अब हम आगे देखते हैं और आगे की चीज को समझते हैं। 3 प्रकार के एनिमेलिया संघ को हमने देख लिया। देखिए इस संघ में क्या है, दिक्कत है कि इसमें यह है कि इनका नाम कैसे याद रखें। नाम में 1-2 इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, बाकी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो पकड़े रहिए। आपसे पेपर में प्रॉपर्टी ये पूछता है कि ये इस प्रकार का जीव ऐसे संरचना दिखा रहा है, किसमें होगा, तो आप वहां अच्छे से निकल जाएंगे, ठीक है। एनिमेलिया संघ का जो अगला है उसे हम कहते हैं निमेटोडा। देखिए टफ नाम है, बस थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखे रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए निमेटोडा संघ, निमेटोडा संघ, पहली चीज इनके शरीर की जो बनावट होती है वो चपटी ना होकर के क्या होती है, बेलनाकार होती है, ठीक है, क्या होती है, बेलनाकार। इनकी बॉडी भी त्रिकोरी होती है, त्रिकोरी मतलब त्रिकोणी संरचना इनकी भी होती है। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखे रहेगा, ये जो जीव होते हैं वो परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी, और ये दूसरे जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, दूसरे जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी रास्ते से अगर उनकी बॉडी में प्रवेश कर गए तो फिर ये उनकी बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपका है गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, ठीक है, फाइलेरिया कृमि, और फाइलेरिया के बाद पिन कृमि, ये आप ध्यान रखे रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में इनमें जैसे इनकी जो देह गुहा होती है, इनकी देह गुहा को हम कहते हैं कीटशिलोम। क्या कहते हैं? कीटशिलोम, ठीक है। तो बहुत टफ नाम हो गए कीटशिलोम। अब एनिमिलिया के बाकी जो वर्ग है या बाकी जो डिवीजन है उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक की वीडियो को 2-3 बार दोहरा लीजिएगा, आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।